हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही खास है। बिना वक्त गवाए क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आज के क्लास में आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग बहुत सारे तगड़े तगड़े कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। और बच्चों, हम लोग ऐसे कंसेप्ट देखेंगे ताकि क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक सेल है, समझिए। देखिएगा, मान लेते हैं हमने एक सेल बनाया। क्या बना बच्चों? हमने एक सेल बनाया। ठीक है, अब सेल का ये है आउटर बाउंड्री है। क्या बच्चों? आउटर बाउंड्री कह सकते हैं या आउटर कवरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ये सेल है, क्या बच्चों ये सेल है, सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है, आउटर कवरिंग होता है, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सिंपल सी सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो कोशिका के बाहरी आवरण को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका के बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका के बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इसे आप और किस किस नाम से जान सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को खोजा किसने था और सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया किसने था, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसके अदर नेम की बात करेंगे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जो अन्य नाम है उसकी बात करेंगे, तो देखिएगा, अदर नेम यानी कोशिका के जो अन्य नाम है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, कोशिका के अगर हम अन्य नाम की बात करेंगे तो कोशिका का जो दूसरा नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आप इसे प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। आप इसे बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आप इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आप इसे साइटो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, या एक और कहना चाहें तो आप इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी आवरण होता है और इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, साइटो मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं या जान सकते हैं या पुकार सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि देखिएगा, बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको खोजा किसने था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1839 ईस्वी में। कब हुई थी बच्चों? 1839 ईस्वी में हुई थी। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्वान।
ठीक है, तो ये जो स्वान साहब है इन्होंने ही क्या किया था, सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। ठीक है, चलिए जी ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो ये टर्म है इसको दिया किसने था, सेल मेम्ब्रेन टर्म को दिया किसने था। तो बच्चों बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन शब्द को दिया था। एक का नाम है नेज़ली और दूसरे का नाम है क्रेमर। तो बच्चों नेज़ली और जो क्रेमर है इन्होंने सेल मेम्ब्रेन शब्द को दिया था, कब दिया था, 1835 ईस्वी में दिया था। कब दिया था बच्चों, 1835 ईस्वी में दिया था। ठीक है, 1835 ईस्वी में दिया था। चलिए 1835 नहीं बच्चों, 1855, 1855, 35 संभव ही नहीं है क्योंकि डिस्कवरी हो गया 1839 में और नामकरण हो जाएगा 1835 में, नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो देखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन है इस टर्म को दिए थे नेज़ली और क्रेमर ने 1855 में, और इसे खोजा किसने था, स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में खोजा था। ओके जी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा शब्द है इसको दिए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है प्लोवे। क्या ना बच्चों, प्लोवे ने क्या किया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा लेमा है उस शब्द को दिया था। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि सेल मेम्ब्रेन को आप किस किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन को किसने खोजा था, और सेल मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा है, इस टर्म को दिया किसने था। चलिए बच्चों, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गई है। चलिए एक और बात जानिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी हो, अगर हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी हो, अध्ययन करनी हो, तो हमें किस कोशिका के मेम्ब्रेन को लेना चाहिए। बहुत ही ये प्यारा सा प्रश्न है, चलिए समझिए बताते हैं। अगर हमको क्या करना है कि स्टडी करनी है, किसकी स्टडी करनी है, सेल मेम्ब्रेन की। बात को समझिए पहले, किसकी स्टडी करनी है, सेल मेम्ब्रेन की। तो अगर हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो सबसे बेस्ट आपके एनसीईआरटी में भी रिकमेंड किया गया है कि आरबीसी, क्या बच्चों, आरबीसी का मेम्ब्रेन हम सेलेक्ट करेंगे। अब आरबीसी का क्यों सेलेक्ट करेंगे आप जानिए, क्योंकि देखिएगा जो ये आरबीसी होता है ना, इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। आप देखिए कि ऊपर और ये बीच में धंसा होता है, क्योंकि आज देखिएगा आरबीसी में केंद्रक होता नहीं है, आरबीसी में केंद्रक होता नहीं है, खास करके ह्यूमन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो बच्चों देखिएगा इसको तोड़ना आसान है। तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए आरबीसी के मेम्ब्रेन को सेलेक्ट करना चाहिए, या किया जाता है। आरबीसी के मेम्ब्रेन को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसका अनुसरण करेंगे, आरबीसी के मेम्ब्रेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हम किस टेक्निक के द्वारा, किस टेक्निक के द्वारा इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, किस टेक्निक के द्वारा क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। तो बच्चों वो टेक्निक है जिसे हम लोग फ्रीज फ्रैक्चर या फ्रीज एचिंग फ्रीज फ्रैक्चर या
फ्रीज इचिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए हमें आरबीसी के मेम्ब्रेन को सिलेक्ट करना है और कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है बच्चों, तो वो टेक्निक होगा फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज इचिंग टेक्निक। ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह कैसा होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चों, ये होता है लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इलास्टिक होता है यानी कि लचीला होता है, इलास्टिक होता है। और दूसरी बात ये क्या होता है, क्वासी फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों, क्वासी फ्लूइड, यानी कि ये अर्ध तरल होता है, यानी कि पूरी तरह से तरल नहीं होता है। ठीक है, अर्ध तरल होता है, क्वासी फ्लूइड होता है। लिविंग होता है, इलास्टिक होता है, क्वासी फ्लूइड होता है। और किसका बना होता है बच्चों, किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का, मेनली यहाँ पे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मेड होता है किसका, लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है बच्चों, चलिए जी। अब यहाँ पे एक और बात जानिएगा, बहुत ही बेसिक सी बात है कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी में एक लाइन है, ठीक है, यही है कि आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट के सेल मेम्ब्रेन में, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट के सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% तथा लिपिड 40% पाया जाता है। कितना बच्चों, तो ये एरिथ्रोसाइट यानी जो आरबीसी है उसका जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन होता है 52% और लिपिड होता है 40%। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, इसके हम अपीयरेंस की बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको 1, 2 और ये 3, यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको ये जो सेल मेम्ब्रेन दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, वो दिखेंगे ट्राई लेयर्ड, 3 परत वाला। कितना जी, 3 परत में। कितने, 3 परत में। ठीक है, ट्राई लेयर्ड। और ट्राई लेयर्ड है बच्चों, इसको हम लोग ट्राई लैमिनर भी कहेंगे, ट्राइलेमिनर भी कहेंगे। ठीक है, जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीच में एकदम क्या है, तो बीच में ये ट्रांसपेरेंट है और किनारे किनारे क्या है, तो डेंस है। तो देखिएगा ये ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, ओके, ये अंदर की ओर है तो इसको हम लोग इनर बोलेंगे, और ये बाहर की है तो इसको हम लोग आउटर कहेंगे, और बीच में खाली है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर ये जो दोनों लेयर दिख रहे हैं ना, ये डार्क दिख रहे हैं, तो ये आउटर क्या है, आउटर ये डार्क लेयर है। क्या बच्चों, आउटर डार्क लेयर है, और अंदर ये डार्क लेयर है, और बीच में जो है ये पूरी तरह क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्या बच्चों,
पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। मतलब कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1, 2 और 3 यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हमें 3 लेयर ही दिखाई दे रहे हैं। 2 आपके डार्क लेयर दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका अपीयरेंस क्या होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो अपीयरेंस होता है वो होता है ट्राइलेयर्ड या ट्राइलेमिनार, जिसमें आपके 2 डार्क लेयर और एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं कि आखिर इस सेल मेम्ब्रेन दिखता क्या है। देख सकते हैं आप, ये जो आपको दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिएगा ये कोशिका के अंदर का है और ये कोशिका के बाहर का है। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सेल मेम्ब्रेन में जो घटक होते हैं उसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। ठीक है, आप हेडिंग कीजिएगा कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। तो बच्चों देखिएगा सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी सी मात्रा होती है कोलेस्ट्रॉल। क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल होती है। ठीक है जी, यानी कि मुख्य रूप से जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिपिड पाया जाता है ना, लिपिड, तो उसमें जो लिपिड होता है वो कैसे होता है, यानी एक लिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसकी संरचना कैसी होती है उसको देखेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक जो लिपिड मॉलिक्यूल होती है उसमें क्या होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये एक हेड है। ओके, और नीचे वाला क्या है, तो इसका टेल है। तो हेड होता है ना, तो हेड क्या होता है बच्चों, हेड होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है जी, हाइड्रोफिलिक होता है। अब बात रहा ये हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, देखिए हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। अब देखिए हाइड्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, और फिलिन, फिलिन का मतलब होता है टू लव, टू लव। यानी कि ये जो है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसका जो हेड है वो पानी से स्नेह करता है, यानी कहता है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड होता है। अब यहाँ पे इसका जो पूंछवा है ना जी, जिसको हम लोग टेल कहते हैं, तो बच्चों देखिएगा इसका जो टेल होता है यानी कि जो पूंछ होता है, देखिएगा जो इसका टेल होता है यह क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक होता है। अभी नोट डाउन नहीं करनी है, आप समझिए हाइड्रोफोबिक होती है। अब देखिए हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, और ये फोबिया, ठीक है, फोबिया बोले तो हेट, यानी कि नफरत। कहने का मतलब हुआ ये पानी से नफरत करते हैं, मतलब कि इससे पानी पास नहीं हो सकता है। और हाँ बच्चों,
इसका जो टेल होता है ना, यह क्या होता है, तो ये फैटी एसिड का बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। किसका बना होता है जी? जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसका जो टेल होता है किसका बना होता है, वो फैटी एसिड का बना होता है। जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि एक जो इसका टेल है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और एक टेल है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड उपस्थित होता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कहें कि तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, तो उसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी बच्चों? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग एम्फीपैथिक या एम्फिएटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एम्फीपैथिक कहिए या एम्फिएटिक मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। अब एम्फीपैथिक या एम्फिएटिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे जो हेड होता है ना, इसका जो हेड होता है यह पोलर होता है। क्या होता है बच्चों? पोलर होता है। और इसका जो टेल होता है वह नॉन पोलर होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन पोलर होता है। यानी कि सबसे यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्या नोट डाउन कीजिएगा कि वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों हिस्से पाए जाते हैं, दोनों हिस्से पाए जाते हैं, उसे एम्फीपैथिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे कि वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों हिस्से पाए जाते हैं उसको हम लोग एम्फीपैथिक क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो हेड होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है, बट उसका जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है। यानी कि अगर पानी यहां से यहां तक आ भी गया तो इसके नीचे पानी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी पदार्थ इससे पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे क्या है, तो इसे वाटर से ही हेट है, घृणा है, नफरत है। चलिए बच्चों, आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को देखेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके कौन कौन से मॉडल हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक ने इसके मॉडल को दिए हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल देखेंगे, तो जो पहला मॉडल है, फिर दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, तो तीसरा मॉडल है। पहला मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। दूसरा मॉडल है जिसे हम
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा मॉडल है जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से जानते हैं। यानी कि कुल मिला जुला करके बच्चों हमें 3 मॉडल पढ़ने हैं। एक सैंडविच मॉडल पढ़ना है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ना है, और एक हमको क्या पढ़नी है बच्चों, तो एक पढ़नी है जिसे हम लोग जानते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम इस मॉडल को देखेंगे जो कि है सैंडविच मॉडल। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा सैंडविच मॉडल कैसे है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस मॉडल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें आपको क्या मिलते हैं, तो उसमें आपको मिलते हैं प्रोटीन और लिपिड। तो बच्चों ये भी क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये भी गोल ही है, ठीक है। क्या है बच्चों, गोल ही है, नॉट की जिग जग है। तो ये जो सैंडविच मॉडल है ये कहता क्या है और इसे दिया किसने था उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि जो सैंडविच मॉडल है इसको दिया किसने था। तो जो सैंडविच मॉडल है इसको देने वाला साइंटिस्ट है जिनका नाम है डैनियली डैनियली और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेवसन। डैनियली और डेवसन ने 1935 ईस्वी में दिया था। यानी कि सैंडविच मॉडल को डैनियली और डेवसन ने 1935 ईस्वी में दिया था। और बच्चों देखिएगा, इस मॉडल का मानना था ना, इस मॉडल का मानना था कि सेल मेम्ब्रेन में 4 लेयर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में 4 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन में 4 लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, 2 लेयर प्रोटीन का, 2 लेयर प्रोटीन और 2 लेयर लिपिड का। ठीक है, कितने लेयर पाए जाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में 4 लेयर पाए जाते हैं, 2 लेयर प्रोटीन का और 2 लेयर लिपिड का पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम इस मॉडल को देखते हैं कि ये मॉडल कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 लेयर हमने प्रोटीन का बना दिया है। अब हम बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है कि प्रोटीन लेयर भी दिख रहा है, ठीक है, ओके।
ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 4 लेयर है, एक ऊपर ही प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन और बीच में लिपिड। एक बात समझिए, आप जो सैंडविच खाते हैं ना, या चलिए छोटे बर्गर खाते हैं ना, तो बच्चों देखिएगा जो बर्गर आप खाते हैं तो ऊपर पावरोटी रहता है, नीचे पावरोटी रहता है और बीच में मसाला वो क्या होता है कि टिक्की होता है, पनीर इत्यादि सब भरा होता है, ठीक है, हैवी उसमें होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि सैंडविच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड रहता है, फिर नीचे ब्रेड रहता है और बीच में क्या भरा रहता है, जो बटर इत्यादि सब भरा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माना जा रहा है कि जो सेल है ना, उसमें 2 लेयर किसके हैं, तो 2 लेयर लिपिड के पाए जाते हैं और 2 लेयर प्रोटीन के पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, ये है प्रोटीन, ठीक है, ये भी प्रोटीन है, इसको कहेंगे आउटर प्रोटीन लेयर, आउटर लेयर, और ये है इनर लेयर मतलब अंदर वाला परत। और बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लिपिड बाई लेयर। तो जो सैंडविच मॉडल है जिसे डेनली और डेवसन ने 1935 ईस्वी में दिया है, और उन्होंने बताया है कि सेल मेम्ब्रेन में कितने लेयर पाए जाते हैं, तो 4 लेयर पाए जाते हैं, 2 लेयर प्रोटीन के होते हैं और 2 लेयर लिपिड के होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसमें देखिएगा प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट, प्रोटीन और लिपिड का सजावट, प्रोटीन और लिपिड का जो सजावट होता है वो होता है PLLP। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन और लिपिड का जो सजावट है अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल वो PLLP होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डेनली और डेवसन है उनके द्वारा जो ये मॉडल दिया गया है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने लेयर हैं, तो इसमें 4 लेयर हैं, 2 लेयर लिपिड के हैं और 2 लेयर प्रोटीन के हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फो जो लिपिड है उसमें 2 हिस्से हैं, एक जो इसका हेड है और एक इसका टेल है। क्या है बच्चों, समझो, ऑलरेडी हमने बताया भी था, हेड है और ये इसका टेल है। ओके, अब आपको पता है कि हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, अगर कोई पदार्थ बाहर से अंदर की ओर आना चाहे तो बच्चों वो यहीं पे आके रुक जाएगा। कहाँ पर, यहीं पे आके रुक जाएगा, अब अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, या कोई पदार्थ अंदर से बाहर होना चाहे तो अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो मॉडल है ये क्या कर पा रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के कार्य को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के कार्य को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। जब कार्य को डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो ये मॉडल को हम लोग मानेंगे ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन के कार्य को नहीं बताया, कार्य को नहीं बताया। तो इस मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन के कार्य को जब नहीं बताया तो क्या हुआ बच्चों, इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं बताया तो मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि जो डेनली और डेवसन का जो मॉडल है जिसे आप सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं, यह मॉडल क्या हो चुका, तो यह मॉडल रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, इसे मान्यता नहीं दी गई। आई होप कि ये मॉडल आपको समझ में आ गई होगी कि डेनली और डेवसन का जो मॉडल है उसमें आपके 2 लेयर प्रोटीन के हैं और 2 लेयर किसके हैं, तो लिपिड बाइलेयर है। ठीक है,
इसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। और फॉस्फोलिपिड का हेड क्या होता है बच्चों? हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नए मॉडल को देखेंगे। अब देखिए, सैंडविच मॉडल के बाद आता है एक मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। ठीक है, ओके जी। अब देखिएगा, ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको देने वाले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्टसन। क्या नाम है बच्चों? रॉबर्टसन। और जो रॉबर्टसन साहब हैं, इस मॉडल को दिए हैं 1959। कब दिए हैं बच्चों? इस मॉडल को दिए हैं 1959 में। ठीक है, अब ये जो 1959 में मॉडल दिया गया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो देखिए जो ये रॉबर्टसन साहब है ना, इन्होंने क्या किया, तो विभिन्न प्रकार के जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्टडी की। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जीवों के, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की। और जब स्टडी की तो पता चला ना बच्चों कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सभी इनको पता चला एक्चुअली। ठीक है, कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सभी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, सभी सेल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं बच्चों? सभी सेल मेम्ब्रेन एक समान होते हैं, मतलब कि उनका कंपोजिशन, उनका थिकनेस, हर जगह से सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो बच्चों, रॉबर्टसन ने डेनली और डेवसन के बात को माना, और उन्होंने बताया, क्या बताया, कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कह रहा है जी, इसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में एक समान होता है, एक समान होता है। और क्या होता है? यह ट्राइलैमिनर होता है, यह ट्राइलैमिनर होता है। कहने का मतलब हुआ कि बच्चों, ये जो ट्राइलैमिनर मतलब कि इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, 2 प्रोटीन के लेयर और 2 लिपिड, मतलब एक लिपिड बाइलेयर। थोड़ा सा इस मॉडल को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये भी डेनली और डेवसन के बातों से क्या थे? डेनली और डेवसन के बातों से ये भी प्रभावित थे, और इन्होंने वो मॉडल दिया था। थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, बताएंगे आपको कौन सा परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, अब ये जो मॉडल दिख रहा है ना, ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आपको सैंडविच मॉडल की तरह हल्का दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? प्रोटीन है। क्या बच्चों? प्रोटीन है। और ये क्या है? लिपिड बाई लेयर। क्या बच्चों? लिपिड बाई लेयर है। अब बात यहाँ पे आती है यही है कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो जो रॉबर्टसन साहब हैं, इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें बीटा प्रोटीन पाया जाता है। कैसा प्रोटीन? बीटा प्रोटीन होता है। ठीक है, और डेनली और डेवसन ने बताया था
क्या बताया था बच्चों, नोट याद रखिएगा, डेनेली एवं ड्यूसन ने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में अल्फा प्रोटीन पाया जाता है। तो डेनली और ड्यूसन ने क्या बताया था बच्चों कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें अल्फा प्रोटीन पाया जाता है, जबकि ये जो रॉबर्टसन साहब हैं इन्होंने बताया है कि सेल मेम्ब्रेन में कैसा प्रोटीन होता है, तो बीटा प्रोटीन पाया जाता है। और इनका मॉडल यही कहता है कि सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं के एक समान होते हैं और ये ट्राइलेमिनर होते हैं। तो बच्चों देखिए, फिर भी यह जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के कार्य को नहीं बता पा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के कार्य को यह भी डिफाइन नहीं किया। और जब यह डिफाइन नहीं किया तो इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या कर देगा बच्चों, इसे रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि इसे बर्खास्त कर दिया गया और इसे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के कार्य को यह भी नहीं बता पा रहा था। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे तगड़े कंसेप्ट को, जो कि है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या बच्चों, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब यह जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है यह किसने दिया था, समझिए। देखिए, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसको दिया गया था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सिंगर, और दूसरा का वैज्ञानिक है जिनका नाम है निकोलसन। सिंगर और जो निकोलसन है इन दोनों ने मिल करके फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था, ठीक है। और देखिएगा, इन्होंने डेनली और ड्यूसन के मॉडल को देखा था, बट यहाँ पे इनका जो मॉडल है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या बच्चों, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अब क्या मॉडिफिकेशन है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए जी, ध्यान से समझिए। अब जो मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और यह मॉडल क्या है, यूनिवर्सल मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल है, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये मेम्ब्रेन कहता क्या है इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार किसके अनुसार बच्चों, इसके मॉडल के अनुसार कहा जा रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एवं प्रोटीन की सजावट एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। यानी कि बच्चों कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में देखा था कि जो लिपिड थे उसकी सजावट एक समान थी, और ये जो प्रोटीन है उसकी सजावट एक समान थी। यानी कि यहाँ पे जो मॉडल है इसमें कहा जा रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और जो प्रोटीन की सजावट है वो एक समान नहीं होती। एक और बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हम लोग इसे बेहतर तरीके से क्या करेंगे तो समझेंगे। और ये देखिएगा, और ये जो लेयर है मेम्ब्रेन का, उसमें सिंपल सी बात कही जा रही है कि देखिए, सिंपल सी बात यही कही जा रही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना,
ये सॉलिड नहीं है, सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है। कैसा है बच्चों, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, यह क्वासी फ्लूइड होता है। कैसा होता है बच्चों, क्वासी फ्लूइड होता है। तो समझिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में सिगर और निकोलसन ने दिया था और ये यूनिवर्सल मॉडल है। और इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन की सजावट एक समान नहीं होती है और सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, यह क्वासी फ्लूइड होता है। और हाँ बच्चों, इसमें जो प्रोटीन होता है ना, वो क्या होता है, लिपिड में बिखरा पड़ा रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक कोई कंटेनर बना दिया और इसके अंदर इसके अंदर हमने रख दिया चाशनी। क्या बच्चों, ये मान लेते हैं ये चाशनी है, ठीक है। अब चाशनी के अंदर हमने रख दिया गुलाब जामुन। क्या रख दिया बच्चों, हमने रख दिया गुलाब जामुन, ये है। क्या बच्चों, गुलाब जामुन। और देख रहे हैं ना कि जैसे जो चाशनी है उसमें गुलाब जामुन क्या है, तो वैसे गुलाब जामुन उसके अंदर तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, गुलाब जामुन तैर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्रोटीन होते हैं, वो जो लिपिड लेयर है, लिपिड के अंदर क्या होते हैं, वैसे ही धसे होते हैं और वो तैरते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप इस बात को जानिएगा कि जो ये प्रोटीन है वो चाशनी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिपिड बोल रहे हैं, तो लिपिड में ऐसे धसे होते हैं, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग मॉडल की ओर पहुंचते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो मॉडल दिख रहा है ना बच्चों, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब एक बात समझिएगा, इस मॉडल में आपको बहुत सारी संरचनाएं दिखाई जा रही है। जैसे कि देखिएगा, प्रोटीन दिखा रही, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन है। हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये है मॉडल। अब समझिए, अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, उसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, टू टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं बच्चों, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक जो है, एक को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल, क्या बोलेंगे बच्चों, इंटीग्रल प्रोटीन। एक को पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे और एक को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। अब यहाँ पे बात रहा, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है। तो एक बात समझिएगा, वह प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाया जाता है, सरफेस पर पाया जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो लिपिड लेयर है उसके अंदर धसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब रहा ये इंटीग्रल प्रोटीन, इसको हम लोग इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यह जो प्रोटीन होता है यह लिपिड में धसा होता है, यह लिपिड लेयर में
धंसा होता है, धंसा होता है। क्या होता है बच्चों? या लिपिड लेयर में धंसा होता है। एक और बात सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है या लिपिड में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसा होता है। यानी कि कहा जा रहा है ना बच्चों कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये क्या हो सकता है, तो यह जो लिपिड लेयर है उसमें या तो आंशिक रूप से धंसा रहेगा या तो पूर्ण रूप से धंसा हो सकता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं ये जो मॉडल था ना उसमें समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है बच्चों, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है ये क्या है, तो ये इसके सरफेस के ऊपर है। क्या बच्चों? इसके सरफेस के ऊपर उपस्थित है। किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर उपस्थित है। अब इसके अंदर ये धंसे नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ऑलरेडी हम जान चुके हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब एक बात आती है कि देखिएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है इसमें हमने आपको बताया है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ये देख पा रहे हैं ना, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। अब आप देखिएगा, यहां पर ये वाला जो प्रोटीन है वो पूरी तरह क्या है? धंसा हुआ है। लेकिन यहां पर देख पा रहे हैं कि पूरी तरह नहीं धंसा हुआ है। तो हमने आपको बताया भी है कि जो इसके प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो लिपिड हैं उसमें एक आइसबर्ग की तरह क्या होते हैं, एक गुलाब जामुन जो होता है ना चाशनी में जैसे तैरता रहता है वैसे ये उपस्थित होते हैं। कुछ जो प्रोटीन होते हैं ये दो मेम्ब्रेन के आर पार हो जाते हैं और कुछ प्रोटीन आंतरिक रूप से धंसे होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जब क्या होती है कि जो प्रोटीन है उससे कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और वहीं पे अगर प्रोटीन लेयर से या यहाँ पे जो प्रोटीन है जो लिपिड है, ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चों? जो लिपिड है उससे क्या हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे लिपिड जुड़ जाए या लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना उसमें प्रोटीन और ये लिपिड के अलावे एक होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है, आप इसे नोट में लिख लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये जो कोलेस्ट्रॉल है वह सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कैसे बनाए रखता है, कैसे, आखिर ये कैसे संभव है? एक बात समझिए, अब मान लीजिए बहुत धूप पड़ी है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है, तो क्या आप जब बहुत ठंडी पड़ती है तो क्या आपका शरीर
फ्रीज हो जाता है क्या? नहीं ना। क्या अगर अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो क्या आपका शरीर पिघल जाता है? नहीं पिघलता है। यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं पिघलते हैं और ना ही क्या होते हैं, ये फ्रीज होते हैं। अब यहाँ पे इसका कारण किसके कारण ये नहीं होता है कि ठंडी में हमारा शरीर फ्रीज ना हो और गर्मी में पिघल ना जाए। तो बच्चों यही कोलेस्ट्रॉल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि जो लिपिड लेयर्स हैं उसी के अंदर ये धसे हुए पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते रहते हैं। ये नोट में आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी देख लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन है ना, इसमें से पदार्थ बाहर से भी अंदर भी आ सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल है वो क्या कर पा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के कार्य को डिफाइन कर दिया, सेल मेम्ब्रेन के कार्य को डिफाइन कर दिया। इसे जब सेल मेम्ब्रेन के कार्य को डिफाइन कर दिया तो बच्चों क्या होगा कि इसीलिए हमने इस मॉडल को सर्वमान्य घोषित कर दिया है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मॉडल कहता है ना, ये मॉडल कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो थिकनेस होता है वो 75 से लेके 100 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं और हम जानेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों हमने सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को भी देखा है, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को भी देखा है और सेल मेम्ब्रेन के हम लोग फंक्शन को भी देखेंगे। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या है, सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या है। सबसे पहले कोशिका को आकृति देना, कोशिका को आकृति प्रदान करना। ठीक है, दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। ओके, सॉरी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक बात बताते हैं, आरबीसी है ना, ठीक है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों, एंटीजन पाया जाता है। हम यहाँ पर मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं, तो एंटीजन पाए जाते हैं, थोड़ा समझिएगा। अब एंटीजन ए होता है और बी होता है, जिसके आधार पे क्या होता है, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये मेम्ब्रेन होते हैं इसके ऊपर एंटीजन भी पाए जाते हैं, जिसके ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो बच्चों ये था सेल मेम्ब्रेन की कुछ फंक्शन। और हाँ, आपको बता दें बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन अगर क्या होता है, थोड़ा सा डैमेज होता है तो इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि क्या कर लेता है, उसको रिपेयर कर लेता है। तो थोड़ा सा आप नोट में लिखिएगा, सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन में सेल्फ हीलिंग का गुण पाया जाता है। आई होप बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बहुत कुछ बातें बताई और बच्चों उतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। इसके बाहर से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, हम आपको 100% गारंटी के साथ बताते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
जिसमें हम लोग बात करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उससे ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया कैसी होती है, क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे सेल वॉल के बारे में। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करते चले जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सके तो वैसे विद्यार्थी जो कि क्लास नहीं ले पाते हैं, मान लेते हैं वैसे विद्यार्थी हैं जो कि महंगे क्लास होने के कारण क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ानी है। वैसे विद्यार्थी जो एफर्ट नहीं कर पाते उनके लिए ये चैनल है। तो बच्चों जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और भी टीचर को ला सकें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर को भी ला सकें, ताकि हम लोग अपने नीट की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो मिलता हूँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।